आप इस बात पर सवाल नहीं कर सकते कि हमारे सैनिक अगर मरे तो क्यों मरे, सेना कितने किलोमीटर हमारे अंदर, चीन की सेना आ गई। ये सवाल तो पूछ सकता है ना, कोई भी भारत का नागरिक पूछ सकता है ना। जो पूछ रहा है वो राष्ट्र विरोधी हो जा रहा है, वो पाकिस्तान चला जाएगा। फिनलैंड जाने के लिए दिल्ली के टीचर जाएंगे, उपराज्यपाल से वहां इजाजत लेनी है, पंजाब वाले क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन आप पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक एजेंडा चलाने लग जाएं, मुझे लगता है ये पत्रकार को शोभा नहीं देता है। गोदी मीडिया मतलब क्या? गोदी मीडिया मतलब ये कि एक चैनल जो राष्ट्रपति भवन में अपना कार्यक्रम करता है वो गोदी मीडिया, या कौन सा चैनल जो अपने आप खड़ा हो जाए? पलट गए। अरे भैया, गोदी तो तुम हो, एजेंडा तो तुम चला रहे हो, शर्म तुमको आनी चाहिए, बेशर्मी तुमने पाल ली। सही का चयन करने के लिए आप जो सही खबर आ रही है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का साहस आप में भी होना चाहिए। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास टीवी, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन राय आपकी क्या चंद विचारधाराओं की मोहताज होकर रह गई है? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी शख्सियत से कराना चाहूंगा जिनकी बातचीत की, जिनके विचारों की पूरी दुनिया दीवानी है। पत्रकारिता की क्षेत्र में जिन्होंने दुनिया में एक नए कीर्तिमान स्थापित किया, पूरा देश उनको सुनता है। और दोनों ऐसे पत्रकार हैं जिनसे आम आदमी पार्टी बड़े परेशान रहती है। एक पत्रकार ऐसे हैं जिनकी नौकरी आम आदमी पार्टी ने शर्त लगा दी थी कि भाई अगर ये संपादक रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। और एक पत्रकार ऐसे हैं जिनके लिए आम आदमी पार्टी ने कह दिया अगर आप चैनल इनको बुलाएंगे तो हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें राजनीतिक दल ऐसा भी करते हैं। तो आज लखनऊ में आए हुए थे, मेरे पास आए थे, दोनों मेरे भाई जैसे हैं, दोनों में से सीनियर हैं, बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं। मैं दोनों को बहुत स्टडी करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि चाय के साथ आजकल कुछ गुफ्तगू भी कर ली जाए, कुछ बातचीत भी कर ली जाए। परिचय कराता हूँ, मेरे साथ है राजकिशोर जी। राज की बात एक चैनल में आपने देखा था, और उसके बाद तमाम आज तक से लेकर दैनिक जागरण से बहुत लंबा अनुभव। और राजकिशोर जी को आप लगातार सुन रहे हैं, आजकल उनके यूट्यूब पे जो उनकी व्यूअरशिप है वो लगातार बढ़ रही है। एक बहुत बड़े ग्रुप में वो आजकल अपना विचार करते हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस ज़बरदस्त करते हैं। और हर्षवर्धन जी, आप देख ही रहे होंगे, देश के वो चमकते हुए सितारे जो आजकल आपको बड़े बड़े टीवी चैनल में दिखाई देते हैं और अपना पक्ष जिस तरह से रखते हैं उससे बहुत बड़े बड़े लोग तिलमिलाते भी हैं। तो आज जब इतने बड़े लोग दिल्ली के पत्रकार आए हैं तो आज कुछ मीडिया की और कुछ राजनीति बातों की शुरुआत करते हैं। राजकिशोर जी, बहुत हम लोग देख देख के, और हमारी टीम तो आपको देख के बड़ी खुश हो गई कि आपकी बातें सुनते सुनते रहते हैं। ये जो माहौल चल रहा है मीडिया का, आपने जिस दौर से पत्रकारिता शुरू करी और जो अब माहौल चल रहा है, इसके बारे में क्या लग रहा है आपको? एक वर्ग गोदी मीडिया हो गया और एक वर्ग नॉन गोदी मीडिया हो गया, बीच का रास्ता क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान होता है ना, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। सत्ता ये चाहती है कि एक ठकुर सुहाती शब्द है अपने यहाँ, कि जो उसको अच्छा लगे वो सिर्फ वो सुनना चाहती है। आलोचना सुनने के लिए बड़ा जिगर चाहिए होता है। वो मेरे ख्याल से जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिरा है, राजनेताओं का स्तर गिरा है, वो सीधे सीधे पत्रकारिता में भी परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि मुझे याद आता है कि जब इमरजेंसी को लेकर, आपातकाल को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से जब कहा जाता था तो वो अक्सर कहते थे कि इंदिरा गांधी तो सिर्फ ये चाहती थी कि आप झुक जाएं, और आपने रेंगना शुरू कर दिया। समस्या यहाँ पर यह है कि आप या तो आज की तारीख में रेंग रहे हैं या फन उठा के खड़े हैं। हाँ। ऐसा सर्प बनने की आवश्यकता क्या है? मेरा प्रश्न ये है। दिक्कत यह है कि पत्रकारिता का मूल धर्म यह है कि जो सामने है, कई बार क्या होता है कि आपकी अपनी एक सोच होती है, एक आपकी सोचने का तरीका होता है। तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना है, हो सकता है कि संजय शर्मा को बात पसंद आती है, हर्षवर्धन जी को बात पसंद नहीं आती है, लेकिन विचारों का विनिमय। और मैं तो बार बार कहता हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात कहते थे कि विरुद्धों के बीच में सामंजस्य असली सौंदर्य है। तो वो जो सौंदर्य बोध है वो कैसे खत्म होता जा रहा है? क्योंकि आप एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद तमाम नेताओं के आदान प्रदान संसद में हमने तमाम रिपोर्टिंग की है, और कैसे एक दूसरे पर कड़े प्रहार किए जाते थे। और पत्रकारों की, चूंकि आपने पत्रकारिता की बात की है, पत्रकार बहुत तीखा लिखते थे, तल्ख लिखते थे। और मैं कई घटनाएं ऐसे हैं, अभी चर्चा होगी तो हम उस पर करेंगे आगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हो सकता है
कई बार किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जिसको बोलते हैं कि एरर ऑफ जजमेंट की बात होती है। ठीक बात है। वो आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो किसी से भी हो सकता सकता है, लेकिन आप पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक एजेंडा चलाने लग जाएं, मुझे लगता है ये पत्रकार को शोभा नहीं देता है। हालांकि उसमें एक दिक्कत ये होती है कि ना इधर के ना उधर के लोग ये कहने लगते हैं कि भाई आप कहीं एक तरफ की बात करो। हाँ, वो बड़ा साहब ये है कि मैं आपकी या आपकी मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मेरी अपनी एक सोच है, आपकी अपनी एक सोच है। दिक्कत ये है कि क्या तथ्यों के साथ में कहीं कथ्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तथ्य और कथ्य में कोई अंतर हो नहीं। सकता है थोड़ा सा अंतर हो जाए, लेकिन तथ्य के विपरीत कथ्य कैसे हो सकता हाँ, है, एकदम। ये किसी भी पत्रकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मूल समस्या है वो पत्रकारों के बीच ये आ गई कि वो किसी न किसी विचारधारा से जब आप ग्रसित होते हैं ना, विचारधारा के साथ होते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। जब आप क्षुद्र स्वार्थों के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं, तब दिक्कत होती है। तब दिक्कत होती है, बिल्कुल। हर्षवर्धन जी का बड़ा मजेदार सा किस्सा आजकल बड़ा चलन में है कि कोई पत्रकार गया, उसने परिचय दिया कि मैं पत्रकार हूँ, तो पलट के पूछा गया किस पार्टी के हो। किस पार्टी से हो? तो आप तो इतने स्थापित जर्नलिस्ट रहे हैं और आप क्यों लेकर आम आदमी पार्टी इतनी नाराज है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे उनके प्रवक्ता जान ही रहे हैं कि अगर हर्षवर्धन जी आएंगे तो हम नहीं आएंगे, तो इतना क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं, कारण क्या है? नहीं देखिए, है क्या ना कि अब अपनी तो आदत रही नहीं, और हम वो वाले भी नहीं है कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, ये वाली भी इच्छा नहीं रही। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल को अगर आप उसको गाली देंगे, अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे, और राजनीति में तो गालियां खाकर लोग बड़े होने का एक नया तरीका भी, लेकिन अगर आप तथ्य के साथ नेता को बोलने लगेंगे, तथ्य के साथ किसी पार्टी को आईना दिखाने लगेंगे, उसकी शक्ल साफ साफ दिखाने लगेंगे, आप उसकी शक्ल पर अगर गंदगी फेंकेंगे तो वो खुश होता है, वो कहेगा देखिए अपना एक उसका एक नए तरह का समर्थक वर्ग तैयार होता है। लेकिन अगर आप उसकी शक्ल पोंछ कर कहें कि भाई साहब ये आपकी शक्ल है, आम आदमी पार्टी को नहीं बर्दाश्त हुआ होगा। और मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टी को शायद न बर्दाश्त हो, लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि ज्यादातर उनके झूठ पर खड़े हुए, उनको एक राज्य की सरकार, अभी एक उदाहरण है, मैं तो कहता हूं कि लोगों को ये सुनना चाहिए, 4 PM संजय भाई का चैनल है, वो बड़ा खूबसूरत बातें करता है। फिनलैंड जाने के लिए दिल्ली के टीचर जाएंगे, उपराज्यपाल से वहां इजाजत लेनी है, पंजाब वाले क्यों नहीं जाएंगे? पंजाब वालों को क्या राज्यपाल से इजाजत लेनी है? नहीं लेनी है। जहां उपराज्यपाल से इजाजत लेनी है वहीं के टीचर जाएंगे, क्योंकि अरविंद जी को तख्ती लेकर प्रदर्शन करना वही आएगा। तो पार्टियों की राजनीति क्या असली सच आप बताएंगे तो आप उनको चुभेंगे, वो कोई भी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी को शायद में थोड़ा सा ज्यादा चुभिया होगा, लेकिन मुझे परेशान नहीं करता। मुझे तो अच्छा लगता है कि ठीक है ये चीजें हो रही थी, इसका मतलब है कि सही जगह तीर लग रहा है। जिस बात के लिए पत्रकारिता होती है वो हम थोड़ा बहुत ही सही कर पा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक बड़ा प्रचलन शब्द आ गया गोदी मीडिया। तो जो सत्ता की तरफ बात करता है, सत्ता के पक्ष में बात करता है, लोग उसको गोदी मीडिया कहने लगते हैं। क्या ये शब्द, ये चलन ठीक है? और अगर है, आया है, कहीं पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ, क्या मजबूरी थी ये पैदा हुआ? मैं इस पे थोड़ा सा बहुत गंभीर बात एक करना चाहता हूँ। और मैं अभी संयोगवश इंदौर में एक साहित्यिक सोशियो कल्चरल फेस्टिवल होता है लिटचौक, तो मैंने वहां भी ये बात कही थी। आप गोदी मीडिया जब कहते हैं तो भारत में गोदी किन संदर्भों में? भारत में गोद होती माँ की, परिवार की गोद होती, बड़े की गोद होती, छांव होती, वात्सल्य है, स्नेह है, संस्कार है। इसका मतलब आप उसके विरोधी हैं क्या? आप अगर गोदी मीडिया कह रहे हैं तो क्या आप भारत के परिवार व्यवस्था के, माँ की गोद के, वात्सल्य के विरोधी हैं क्या? और किसने ये कहा? अब आप, मैं जानता हूं कि आप संजय शर्मा है 4 PM वाले, इसलिए लाइन काटेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, रवीश ने कहा, रवीश कुमार ने कहा। हाँ। कौन रवीश कुमार? 27 साल जो प्रणव राय राधिका राय की गोदी में बैठा रहा। तो गोदी मीडिया कौन? इनमें तो नौकरी कर रहे थे वहां पे। हाँ, यही सवाल है। जिस आदमी को 27 साल में ये साहस नहीं हुआ कि नौकरी छोड़कर अपना काम कर पाए, वो दूसरे लोगों पर कहता है कि गोदी मीडिया हो गए। लेकिन हर्षवर्धन जी, और गोदी मीडिया मतलब क्या? गोदी मीडिया मतलब ये कि एक चैनल जो राष्ट्रपति भवन में अपना कार्यक्रम करता है वो गोदी मीडिया, या कौन सा चैनल जो अपने आप खड़ा हो जाए? और हम तो 2014 नवंबर, नरेंद्र मोदी की सरकार मई 2014 में आई, 2014 नवंबर से मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं। लेकिन रवीश कुमार की नजर में अगर ठीक भी बात कोई कर रहा है, सरकार के अच्छे कामों की भी बात कर रहा है, तो गोदी मीडिया हुआ। किसान आंदोलन हुआ, मैं निजी तौर पर कृषि कानूनों के पक्ष में हूं। मैं कहता हूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस लिया वो इतिहास का काला दिन है,
हिम्मत है किसी में कहेगा? नहीं कहेगा, अगर वो सचमुच मोदी सरकार की गोदी मीडिया होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या कृषि कानूनों पर जिन रवीश कुमार ने मंडी से रिपोर्ट की और कहा कि ये होना चाहिए मंडी की कमीशन, और उनके अंदाज में 2 लाइन, कैसे ये आढ़तिये किसानों का खून चूस रहे हैं, पलट गए। अरे भैया, गोदी तो तुम हो, एजेंडा तो तुम चला रहे हो, शर्म तुमको आनी चाहिए, बेशर्मी तुमने पाल ली। अगर किसान के पक्ष में होते तो कहते कि नरेंद्र मोदी सरकार की 50 कमियां हैं। मैं रवीश कुमार कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार इन मुद्दों पर गलत है, लेकिन आज इसने साहस का काम किया है। जो काम नरसिंहा राव ने इंडस्ट्रीज के लिए किया, वो चमत्कारिक काम किसानों के लिए मोदी सरकार कर रही। क्यों नहीं कहा आपने? हाँ, लेकिन हर्षवर्धन जी, ये एक विवाद का विषय इसलिए है क्योंकि देश के किसान सड़क पे थे, धरने पे थे, और कानून गलत होगा तभी प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया। लेकिन जैसा आपने सवाल का पड़ा याद कर रहा है, किसी भी संस्थान में नौकरी करना होता है, वो नौकरी कर रहे थे रवीश कुमार। लेकिन मैं इससे इतर बात पूछता हूँ, पत्रकार का क्या काम है, सत्ता से सवाल करना या विपक्ष से सवाल करना? पत्रकार का काम है मुद्दों पर सवाल करना। ये एक बड़ी कमाल की अवधारणा की गई कि पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना। तो मतलब कौन सा सवाल करना? नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार पर, महंगाई पर, मैं नाम लेके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार से रोजगार पर, महंगाई पर, विकास पर जो भी मुद्दे हैं उस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए सवाल होना चाहिए कि कोई एक नेता सत्ता से बाहर चला गया तो हमारा काम है कि उस नेता को किसी भी तरह ला के बैठा दो? लॉन्च, रिलॉन्च, रिलॉन्च 1, रिलॉन्च 2, रिलॉन्च 3, रिलॉन्च, कितने रिलॉन्च कराओगे भाई? और रिलॉन्च कराने के लिए जो पत्रकार जाते हैं वो ज्यादा बड़े गोदी मीडिया हुए जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इशू बेस्ड जर्नलिज्म जब तक रहेगा तब तक वो पत्रकारिता समाज के हित के लिए होगी। जब आप व्यक्ति के हिसाब से, पार्टी के लिहाज से, और बताइए सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में सत्ता में है तो छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टी है, दिल्ली में दूसरी अलग पार्टी है, तेलंगाना में अलग पार्टी है, आंध्र प्रदेश में अलग पार्टी है, पंजाब में अलग पार्टी है। सवाल ये कि हम जब ये कहते हैं कि सत्ता के खिलाफ, तो कैसे हो जाता है कि जो ममता बनर्जी सत्ता में है उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं? कैसे हो जाता है कि बरसों बरस कम्युनिस्टों से लेकर ममता बनर्जी ने बंगाल के एक संस्कार बना दिया, कुसंस्कार है वो, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। पहली बार हुआ कि लोगों को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा, असम के धुबरी में चले गए थे लोग। उसके बाद भी इस पर बात नहीं होती, कहते हैं कि भाई ये जाने दो, तो मोदी को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। अब बताइए पत्रकारिता है कि क्या है? अच्छा, ये अगर आप राज्यों की बात करेंगे और हम बड़े आंदोलन की बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, तो इन मुद्दों पे बात करना किसी नेता को रिलॉन्च करना कहाँ होता है? हाँ, महंगाई बेरोजगारी पर बात कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? और मैं तो कहता हूं कि महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन बताइए ना, प्रवक्ता आएगा वो कहेगा कि 48 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, पत्रकार भी वही बोलने लगता है। वो भूल जाता है कि अरे भाई पढ़ो, मैं तो अर्थशास्त्र में परास्नातक हूं, मैंने तो एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज की शुरुआती टीम का हिस्सा रहा। अरे भाई, इस महीने की महंगाई दर 4.95% रही है, आरबीआई का जो टारगेट है वो 6% है। लेकिन ये आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स आती नहीं। आपको सिर्फ बोलना है कि महंगाई ने देश को परेशान कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है, लेकिन क्या सरकारी नौकरी देके सबको रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप वो आंकड़ा छिपाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से सरकारी नौकरियां जो गिरनी शुरू हुई, मनमोहन सिंह के समय में बहुत नीचे चली गई, नरेंद्र मोदी के समय में वैसी की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन आपको अभी के आंकड़ों पर बात करनी, और इसीलिए जो सिलेक्टिव जर्नलिज्म होता है वो टारगेटेड जर्नलिज्म है। आप इशू बेस्ड करिए ना, वो तो पत्रकारिता का धर्म है, सबको करना चाहिए। राकेश्वर जी, आप इस बात से सहमत हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है वो सत्ता से सवाल नहीं करता, वो विपक्ष से सवाल करता है? कोई बड़ा मुद्दा होता है, राहुल गांधी कहाँ हैं, बाकी विपक्ष के नेता कहाँ हैं, तो उसके लिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि जो सवाल कर रहा है, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि वो भी एक विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए दूसरे पे हमला कर रहा है, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? क्यों देश का एक बड़ा वर्ग गोदी मीडिया के नाम को प्रचलन में ला रहा है? दरअसल मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। और अच्छा देखिए, एक चीज रोक के देखिए, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। हाँ, बीच में राकेश्वर जी बीच में बैठे हुए, तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है बीच का रास्ता बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं बीच का रास्ता खैर पता नहीं मैं बताने में सक्षम हूँ या नहीं, लेकिन जो भी मेरी अपनी सीमित क्षमताएं हैं और जो मेरी समझ है, उसके आधार पर मैं एक चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। पहले तो क्या हुआ है कि ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में आया और ये जो हम करने जा रहे हैं, ये एक क्रांति है। पहली बात तो ये है कि टीवी या अखबार
पहले एक तरफा संवाद होता था। हाँ। कि जो पत्रकार ने बताया, जो संपादक की इच्छा है वो बता दी। अभी आप सीधे संजय शर्मा अगर 4 PM में बात कर रहे हैं तो संजय शर्मा को ये कलेजा रखना पड़ता है कि उनके करोड़ों जो दर्शक हैं वो उनकी बात, उनकी अपेक्षाएं उन तक पहुंचेगी। आपने अगर गलत कहा है तो वो आपको तुरंत बताएंगे। हर्षवर्धन जी आज की तारीख में जाने माने यूट्यूब ब्लॉगर हैं, और आप जब कुछ कहते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उन पर भी सवाल होते हैं। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी दिक्कत आ गई है। टीवी में धीरे धीरे, आपने जो सवाल आया मैं इस पर बाद में आता हूं, थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं इसमें, क्योंकि सवाल आपने ऐसा किया है कि जिसमें मुझे थोड़ा सा गुड़ताएं हैं, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि टीवी में या अखबार में बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत एक समय में एक माना गया राइट है, एक माना गया लेफ्ट है, ठीक है ना। इसके बीच में माना गया कि बुनियादी जो मूल्यों से जो समझौता करते हैं वो कांग्रेस है, और जो बुनियादी मूल्यों से समझौता कौन कर रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट के जो करीब वाले जर्नलिस्ट थे वो धीरे से उनके पास आए। आप हाँ। ये बिना किसी में हाँ। झिझक के कह रहा हूं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई लेफ्ट हो सकता है, कोई राइट हो सकता है, क्योंकि दो धाराएं अगर हैं तो हैं, उसके साथ में आपको कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लेफ्ट में था वो जब राइट में आया तो जो राइट वाला जो व्यक्ति वो कर रहा था उसके साथ उसने अपने हित साधे या नहीं साधे। प्रश्न ये नहीं कि राइट वाला सवाल कर रहा है, लेफ्ट वाला सवाल कर रहा है, क्योंकि मैं एक बात बिल्कुल मानता हूं कि सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और सत्ता में आने के बाद सब वही करते हैं, और ये जो नई राजनीति वाले उन्होंने भी वही किया। हाँ। बल्कि उससे ज्यादा कुछ आगे किया जो पहले होता चला आ रहा था। कुछ नया नहीं किया उन्होंने। सत्ता हासिल करने के लिए जितने षड्यंत्र होते हैं, जितनी नीचताएं होती हैं राजनीतिक जगत की, सारी की गई। पत्रकार उसका टूल बने। अब आप देखिए कि धीरे धीरे संस्थानों में पहले कौन लोग पत्रकार संपादक लगाते थे। ये माना गया कि अगर आप वामपंथी हैं, मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं, मेरे पहले संपादक प्रोफेसर वीरेंद्र डंगवाल वामपंथी होते थे, वो CPI ML के होते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अपना एक वैचारिक अधिष्ठान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके साथ में भी जब खबर आती थी तो खबर के साथ में समझौता नहीं होता था। उसमें उनका एक जनवाद वो हिलोरे मारता था कई बार, और कई बार लगता था कि वो उस तरफ झुकते दिखाई पड़े, लेकिन खबरों से समझौता नहीं होता था। एक उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी जो दूसरे के लिए जर्नलिज्म के साथ बेईमानी होती थी। फिर आइए जरा राइट की, चूंकि हुआ क्या कि ज्यादातर समय पर कांग्रेस ने यहां शासन किया तो कांग्रेस और वामपंथ का गठजोड़ चलता रहा। जैसे राजनीति में हरकिशन सिंह सुरजीत इंदिरा गांधी के साथ चलते रहे, वैसे वो पत्रकार धीरे से सारे प्रतिष्ठानों में काबिज हो गए। उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण पंथी आए। जैसे जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन बढ़ता चला गया, ऐसा नहीं था कि दक्षिण पंथ कहीं चला गया था, एक विचार था, लेकिन उसको मुखरता मिली राम जन्मभूमि आंदोलन से। धीरे धीरे जिस अखबार में मैं भी काम करता था उस अखबार का भी सर्कुलेशन उसके साथ में बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे लोग वहां से भी निकलने शुरू हुए, राजनीति में भी लोग गए। तो अगर वहां पर आपको याद होगा कि अगर इलस्ट्रेटेड पॉलिटिकल वीकली होता तो इधर 5 जन या ऑर्गेनाइजर टाइप के संस्थान होते थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहां हुई संजय जी? दिक्कत ये हुई जब राजनीतिक लोगों ने कहा कि अमुक संजय शर्मा को अमुक संस्थान का संपादक बनाया जाना चाहिए। हम तो उस परंपरा के लोग थे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे वो नवभारत टाइम्स के दफ्तर में बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं, वो खड़े होकर उनका स्वागत करने नहीं जाते, बोले पत्रकार हूं मैं, कोई चारण नहीं हूं, और वो उनके साथ आती हैं, उनके साथ मिलकर चली जाती हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं कि फिराक गोरखपुरी खड़े होकर, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू, वो कुछ कहते थे और वो कवि के तौर पर कुछ भी कह जाते थे और वो सुनते थे। तो मैंने जो कहा कि आलोचना सुनने की जो क्षमता है नेताओं में धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन ये आलोचना करेगा कौन? प्रश्न ये है कि सवाल जब हम उठाते ये उंगली उठा रहे हैं तो ये जो उंगलियां है ना, जब हमारी तरफ घूमी हुई, तो ये जो पत्रकार है उनका अपना चरित्र क्या है? अरे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए आपने समझौते पर समझौते की, और समझौतों की कोई सीमा नहीं। पत्रकारिता की जो गिरने की नई ऊंचाइयां आपने स्थापित की, इसके लिए जिम्मेदार आप क्या पॉलिटिकल लोगों को देंगे? खुद ही हैं, खुद ही राजनीतिक लोग तो पूरी तरीके से सत्ता सब कुछ अपने तरीके से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मैं अभी बाहर आपके तमाम चीजें देख रहा था, अभी माना जाता है कि आप अखिलेश यादव के बहुत साथ रहे हैं, इस तरीके की तमाम चीजें आपके बारे में सुनता रहा। मैं अभी गायत्री प्रजापति के खिलाफ और तमाम उनके मंत्रियों के खिलाफ भी मैंने वो तमाम हेडिंग्स देखी। ठीक है, आपके साथ तमाम एक ऐसा वर्ग जुड़ता है, चूंकि आप
सत्ता से सवाल करते हैं तो तमाम वर्ग आपके साथ जुड़ता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जो लोग हैं, जो जनता है, उसको भी ये चुनना पड़ेगा कि जो आपको अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं कि सही हो। ठीक बात। सही का चयन करने के लिए आप जो सही खबर आ रही है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का साहस आप में भी होना चाहिए। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास टीवी, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन राय आपकी क्या चंद विचारधाराओं की मोहताज होकर रह गई है? और विचारधारा तो जाने दीजिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से अपना एजेंडा चलाती हैं, आप 2 रुपए 25 पैसे, जो आप एक दूसरे, आप 25 पैसे के ट्रोल हो, आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आपने अपनी हैसियत क्या बना ली है? आप किसी पार्टी के अनुयायी हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। जी, ये शुरुआत किसने की? जो लोग बरसों बरस टीवी संस्थानों की नौकरी करते, बड़े बड़े पदों पर रहे, बरसों बरस संपादक की कुर्सी पर रहे, जब उस कुर्सी से खारिज कर दिए गए, गिरा दिए गए, तो उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया कि ये तो पत्रकारी नहीं। तो ये कौन सी परंपरा थी? नहीं, मैं तो आपसे शुरुआत में कहा ना, जितने ऐसे लोग वो लोग जब तक नौकरियों में रहे तब तक उन्होंने कहा कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। और टीवी में मैं तो चैलेंज करता हूं, जिन संपादकों को आज टीवी में नौकरी नहीं मिली है, आज बेचारे यूट्यूब पे हैं या कहीं और हैं, उन सब की स्थिति ये थी कि उनमें से एक भी ऐसी अपनी पैकेजिंग नहीं दिखा सकता जिसने समाज को स्वस्थ किया। नहीं, मैं आपकी बात से बीमार किया, जहर फैलाया, भूत प्रेत दिखाया, नाग नागिन दिखाया, स्वर्ग तक सीढ़ी संपादकों ने दे दी। और क्या चाहिए बताइए? मैं यही कहना और ये कहते हैं कि लोग सत्ता की गोदी में बैठे हुए नहीं, इन्होंने तो समाज को ही जहरीला बना के छोड़ दिया। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो कांटे से कांटा निकालने की जो परंपरा है ना, ये या जीवे जीव आहारा जो है जंगल का कानून हो सकता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर कोई एक बुराई है तो उसको दूर करने के लिए आपने हो सकता है कोई माध्यम लिया हो, लेकिन सत्ता में जाने के बाद, लेकिन एक बात से तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इत्तेफाक रखूंगा, जो सवाल, चूंकि सवाल आपसे पूछा गया था लेकिन जवाब मैं आप दे रहा हूं संजय जी को, कि निश्चित तौर पर जो भी सत्ता का पक्ष होगा ज्यादा जवाबदेही उसकी होगी, बिल्कुल। सवाल उससे ही पूछने पड़ेंगे। सवाल राहुल गांधी के कुछ बयानों पर हम सवाल पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल चूंकि सत्ता में हैं और सत्ता में सरकार चला रहे हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई आपने आखिर रोल मॉडल क्या दिया? आप हिट एंड रन करके भागते रहे, लेकिन आपने ऐसा क्या मॉडल दिया झूठ के अलावा? राहुल गांधी से हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपके दादाजी ने जो है चीन की समस्या का बेड़ा गर्क करके दिया। सवाल उठाया जाए, नहीं, मेरा कहना सवाल उठाया जाए, लेकिन अब राहुल गांधी जब धीरे धीरे सेना पर सवाल उठाएंगे तो राहुल गांधी पर भी सवाल उठेंगे। आप विपक्ष में होने के नाते, मैं बात अपनी पूरी कर लूं हर्षवर्धन जी, विपक्ष में होने के नाते आप पर ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पूरा देश इस मुद्दे पर बहुत उद्वेलित है, बहुत भावनात्मक रूप से, तो ये विपक्ष का एक सकारात्मक वो था और सरकार ने कैसे उसका इस्तेमाल किया। लेकिन आप चीन के सामने अगर सरकार को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सरकार को लेट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप पूरे भारतीय जनमानस को, भारतीय सैनिकों को, उनका मोरल आप नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीर सावरकर पर आपका एक विचार हो सकता है, लेकिन क्या आपकी पार्टी के लोग उससे सहमत? तो वो सवाल उठेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा बेरोजगारी और देश में चाहे अगर सहिष्णुता का मामला होता है या सांप्रदायिकता का मामला होता है या आर्थिक स्थिति का मामला होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला होता है, तो उसके लिए पुरानी सरकारों पर दोषारोपण कर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि अब आपको 1-2 साल नहीं हो चुके हैं, अब आप 7 साल सत्ता में रह चुके हैं, ज्यादातर देश में आपकी हैं। आप कितना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए तो आप लायक हैं, तो अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर आपने पूरी तरीके से हाईवे बना दिए देश में तो उसकी सराहना होगी, ठीक है। आपने बॉर्डर फेंसिंग कर दी, उसकी सराहना होगी। आप राफेल लेकर आए, तो अब राफेल जैसे मुद्दे पर अगर राहुल गांधी को लगता है कि ए.के. एंटनी जैसा एक रक्षा मंत्री चाहिए कि जो कुछ करे ही नहीं और सेना मांगती रह जाए, कुछ ना हो, तो फिर राहुल गांधी के कहने पर पत्रकारिता नहीं हो सकती वहां पर। लेकिन अगर राफेल को लेकर कुछ सवाल हैं तो उस पर भी सवाल उठाना मीडिया का धर्म है, वो करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे एजेंडा क्या है, उसके पीछे कहीं कोई बिजनेस डील के लिए लोगों को छोड़ तो नहीं दिया गया, वहां पर भी बटन होल्डिंग करनी चाहिए। दिक्कत यह है संजय भाई, एक तरफ हो जाता कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के जो कुछ मुद्दे होते हैं उसमें तो कम से कम रेशनल हो जाओ भाई। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पत्रकार होने से पहले आप हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, आप अपनी इस जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकते। लेकिन राजकिशोर जी, अगर चाइना हमारे देश में आ रही है,
हमें सही जानकारी नहीं दी जा रही है, तो उस पर सवाल करना एकदम ये कहता होता है कि आप इस बात पर सवाल नहीं कर सकते कि हमारे सैनिक अगर मरे तो क्यों मरे, सेना कितने किलोमीटर हमारे अंदर, चीन की सेना आ गई, ये सवाल तो पूछ सकता है ना, कोई भी भारत का नागरिक पूछ निश्चित सकता है तौर ना। पे बिल्कुल जो पूछ रहा है वो राष्ट्र विरोधी हो जा रहा है, वो पाकिस्तान चला जाएगा, ये भावना भी तो पैदा हो रही है। पहली बात तो एक दिक्कत ये हुई है कि सरकार या सत्ता पक्ष को कोई सवाल पसंद ना आए, कोई व्यक्ति ना पसंद आए, तो वो बॉर्डर पार करके चला जाए, ये सरकार तय करने वाली कोई नहीं होती है। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि सेना जैसे संवेदनशील मामलों पे सीमा को लेकर अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर उससे पहले भी जाएगी, 1972 तक चली जाती है, वहां तक चली जाएगी। और वहां तक ही नहीं, उसके बाद किस तरीके से एलएसी बनी, एलएसी के साथ आपने किस तरीके के समझौते किए, वहां तक बात जाएगी। मुझे लगता है कि कई बार शायद गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी होता होगा, लेकिन इस मामले में किसकी बात पर आप यकीन करेंगे? मैं इस बात पर शशि थरूर की बात का यकीन करूं, राहुल गांधी की बात का यकीन करूं, या सरकार के किसी नेता का यकीन करूं, या जो सेना की तरफ से कहा जा रहा है उसका यकीन करूं? जब अंतरराष्ट्रीय मसला हो तो उसमें सरकार का जो आधिकारिक स्टैंड है उस पर बात होनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सहमति रखते हैं। और यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण देने जाना एक छोटी घटना नहीं थी। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए।